हेलो एवरीवन। एंड आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही क्या है, मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप अपने मेंस के आंसर को यूनिक किस तरह बनाएं। क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है प्रीलिम्स का कुछ ही दिनों में, और फिर उसके बाद में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बिकॉज आपको उसमें स्पीड भी मेंटेन करनी होती है और एक अच्छा कंटेंट भी मेंटेन करना होता है, जो कि एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है। जब जब आप लिखोगे एक आंसर को, आपको अपनी कमियां पता चलेगी, उसे आपको रेगुलरली इंप्रूव करना है। ठीक है, तो हाउ टू मेक योर मेंस आंसर यूनिक। अब यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बेसिक बेसिक चीजें पता होती है कि एक मेंस का आंसर होता है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइन्स का होता है ना। फिर हम पूरी जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो लिखते हैं, पॉइंट वाइज हम बॉडी में लिखा जाता है ये सब चीजें। फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इंट्रोडक्शन में आप अगर डेटा मेंशन करेंगे, कुछ फैक्ट्स मेंशन करेंगे, है ना। जैसे किसी तरह का पूछा गया कि कोई क्वेश्चन आ गया, एनी एनी क्वेश्चन, है ना, कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि इन इंडिया देयर आर अराउंड 2.2% ऑफ पर्सन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। इस तरह आप लिख सकते हो। और ठीक है, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो एक बहुत ही शानदार इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखते ही पता चलता है कि हाँ, रिफ्लेक्ट होता है कि स्टूडेंट ने अच्छी मेहनत की है ना। फिर दूसरी चीज है, जब आप आंसर लिखते हो, अब आंसर लिखने के टाइम क्या होता है, मोस्टली आपको पॉइंट वाइज आंसर ही लिखने चाहिए। बिकॉज एक तो विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके पॉइंट्स की विजिबिलिटी बढ़ती है। जैसे आपने कोई पॉइंट्स लिखा कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर ये जो पॉइंट्स हैं, इनके साथ साथ आपको क्या मेंशन करने होते हैं, एग्जाम्पल्स, जो कि क्या क्या, क्या करें, आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट करें। जैसे सपोज करो कि आपने कोई पॉइंट लिख दिया, है ना, कि कोई क्वेश्चन आया कि इंडिया में जो है मेडिकल, हमारा जो जितना भी पूरा सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब, उनके लिए क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, और किस तरह उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आ गया, है ना, कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। या फिर लॉजिस्टिक्स पे आ गया, है ना। अब इन तीनों में आप एक चीज नोट कर पा रहे हो कि एक कॉमन पॉइंट जरूर आएगा, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये इतना कॉमन पॉइंट है कि आप ये सिंपली यहाँ लिख दोगे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इस तरह लिख के फिर अगले पॉइंट पे चले जाओगे तो उस पॉइंट का कोई भी मतलब नहीं होगा, वो पॉइंट यूजलेस हो जाएगा। बिकॉज वो पॉइंट हर कोई लिख के आएगा। लेकिन उस पॉइंट के साथ अगर आपने कुछ डेटा प्रेजेंट किया कि इतने परसेंट रोड्स हैं वो हमारे यहाँ खराब हैं, और इतने परसेंटेज एक्सीडेंट उन रोड्स के कारण हो रहे हैं जिनमें गड्ढे हैं, तो वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर जैसे कि मेडिकल वाला आ गया, है ना, हॉस्पिटल्स की बात आती है, तो आप यहाँ लिखोगे कि इंडिया में इतने परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल्स के पास इतने बेड्स की कमी है ना। यहाँ पे नर्सेस की कमी है, यहाँ पे जो है मशीन्स की हाई टेक मशीन जो है, स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हैं, उनकी कमी है इतने परसेंटेज। तो वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस एग्जाम्पल के मेंशन करने के बाद, उस डेटा के मेंशन होने के बाद में वो इतना इम्प्रूव हो जाता है कि आपको फिर ये पॉइंट मार्क्स दिलाता है। ठीक है, ये पॉइंट जो कि पहले यूजलेस हो गया था, अब इस पॉइंट के बाद जब आपने कोई डेटा मेंशन किया कि एक्स परसेंटेज हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है, बेड्स नहीं है, तो अब ये पॉइंट आपका क्या हो गया, वेरीफाइएबल हो गया कि आपने एक डेटा लिख दिया इस पॉइंट के साथ। उसी तरह स्कूल्स में, कि इतने स्कूल्स में क्या है, डिजिटल बोर्ड्स नहीं है, इतने स्कूल्स में जो है आपकी फिंगरप्रिंट वाली मशीन नहीं है जिससे अटेंडेंस लगती हो, है ना। इस तरह से आप ये लिखोगे तो वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, सब्सटैंशिएट कर रहा है आपके पॉइंट को। तो इस तरह से पॉइंट लिखे जाने चाहिए। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको एक एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए, किसी चीज का एग्जांपल देते हुए, किसी कमीशन की रिपोर्ट लिखाते हुए, या फिर किसी चीज, जैसे आप कोई कमेटी की रिपोर्ट लिख रहे हैं, है ना, जैसे आप जीएस का आंसर आता है, GS 2 का जो आंसर होता है बेसिकली पॉलिटी का, है ना, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, उसमें आप लॉ कमीशंस की रिपोर्ट डाल सकते हो, या फिर कोई कमेटी बनी हो, है ना। जैसे कि इकोनॉमी की, जैसे आप सोच सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर नंदन नीलेकानी कमेटी बनी थी, तो उसकी कोई रिकमेंडेशन लिखते हुए कंक्लूजन के साथ आप एंड कर सकते हो। या फिर इकोनो एनवायरनमेंट की बात करें तो आप कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या किसी कंट्री ने कोई नया इनिशिएटिव लिया हो, है ना, जैसे हमने कल ही डिस्कस किया किया है CBAM, है ना,
तो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपको याद होगा, तो उसका एग्जांपल लिखते हुए है ना ये लिख सकते हो कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इस तरह की काफी सारी चीजें आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो, तो वो आंसर आपका क्या बनेगा, एक अच्छा आंसर बनेगा। फिर अब जैसे एक दो एग्जांपल्स हम लेके बात करते हैं कि किस तरह से ये इम्प्रूव किया जाए, ये आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किस तरह किया जाए एग्जांपल्स के यूज से। तो सबसे पहली बात जो ये है कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं सर, पर हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव ही नहीं हो रही, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस को प्रिंट करा के अपने पास रख लेना है। आज ही आप मेंस का सिलेबस अपने पास प्रिंट आउट लेके रख लो और उसको देखो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जब तक आपको टॉपिक्स ही पता नहीं होगा तो उसके एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब जैसे आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आज 4 जून है और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, कि जो 4 जून के जो न्यूज़पेपर से जो ये लिया गया है इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल का हम यूज किस तरह करेंगे। अगर हमें न्यूज में ये इंफॉर्मेशन दिखती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प्स इन रूरल हाउस होल्ड इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क। अब नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा, इसको देख लेगा, इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसको लगेगा प्रीलिम्स के लिए कुछ होगा, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा उसको कहाँ यूज। लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कहाँ से आया है, ये GS3 का एक एग्जाम्पल बन सकता है, और वो भी डबल डबल तरीके से। कैसे, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है, पहली चीज तो ये हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन यूज हो गया। दूसरा क्या है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क, यानी कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आ गई इसमें। यानी एक ही एग्जाम्पल में दो तरह से इसका यूज किया जा सकता है। अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें भी इसका यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें भी इसका यूज हो सकता है। आपको हजारों एग्जाम्पल याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्पल याद करके जाने की जरूरत है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में काम आ सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिखा और उसको अलग अलग जगह पे यूज कर लिया, सबसे बड़ी बात यही होती है। अब आप इसको GS2 में भी यूज कर सकते हो, GS3 में भी यूज कर सकते हो, GS4 में भी किसी एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, GS1 में भी कर सकते हो। इस तरह के आपको एग्जाम्पल सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज सारी कॉपीज अलग अलग पर्सन चेक करेंगे। आप चाहे एक ही एग्जाम्पल ऐसा सेलेक्ट कर लो जो कि हर कॉपी में लेके आओ तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ये वाला पर्सन इससे तो पूछेगा नहीं भाई तेरे पास कौन सी कॉपी आई है, ये इससे नहीं पूछेगा, है ना। तो आप कुछ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स तैयार करो जो कि हर जगह यूज आ सके। अब इसके अंदर क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये टॉपिक हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, बस ये एग्जांपल लेने के लिए मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो क्या कर रहा है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, पहले क्या होता था कि रूरल हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस नहीं होता था बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, इन सब का, तो उनकी जो सेविंग्स है वो क्या करते थे, उसी को यूटिलाइज करते थे क्लाइमेट रिस्क से, जो क्लाइमेट से कारण जो रिस्क आ रही है उसको मिटिगेट करने के लिए, है ना। कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू आ रहा है उससे उसको कोप अप करने के लिए क्या करते थे, अपनी सेविंग्स का यूज करते थे। लेकिन जब बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ तो उससे क्या दिखाया गया कि अब इनकी अपनी सेविंग्स तो हैं इनके पास, लेकिन जो बैंकिंग सर्विसेज है ना, वो इनके क्या काम आ गई, क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करने के काम आ गई, है ना। इनको लोन्स मिलने लगे तो इनकी अब सेविंग्स क्या हो गई, बचने लगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कहाँ रोल बन रहा है यहाँ पे, आपकी क्लाइमेट से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस लेक्चर में पूरा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इसी चीज पे है कि अलग अलग टॉपिक्स को किस तरह रिलेट किया जाए। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल, सेंसस फेल्स टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ बड़ागास, यानी कि नीलगिरी रीजन में, जो इंडिया का नीलगिरी रीजन है ना, सदर्न रीजन जो नीलगिरी का रीजन है, वहाँ क्या है, ट्राइबल्स रहते हैं, और ट्राइबल्स के एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, किसकी, बड़ागास नाम का ट्राइबल ग्रुप है, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को सेंसस में अलग से रिकॉग्निशन नहीं मिला है, और इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमारा अपना कल्चर भी अलग है, हमारा कल्चर भी क्या है, अलग है। हम किसी अदर रिलीजन के पार्ट क्यों बने जब हमारा डिस्टिंक्ट कल्चर है, हम हमारे एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं। ये एंसेस्ट्रल वर्शिप का भी एक एग्जाम्पल बनता है। ये अब किस में आ जाएगा, ये आपके कल्चर में भी आ गया, पहली चीज तो, है ना, इंडियन कल्चर में आ गया।
दूसरी चीज ये आ गया आपका इंडियन सोसाइटी में आ गया कि ट्राइबल्स जो हैं इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो GS 1 का एक बहुत बड़ा क्या है, पार्ट है। GS 1 पेपर में ये सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है, और यहाँ इस तरह के एग्जांपल्स काम आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ट्राइबल से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम का आता है, तो आप बोल सकते हो कि उनकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है, और फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, उसके नीचे एग्जाम्पल लिख दोगे, एग्जाम्पल बड़ागाज ऑफ नीलगिरी। ठीक है, ऐसे क्या होगा, इन्विजिलेटर जब देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ काफी अच्छी रिसर्च की गई है, और ये एग्जांपल्स ढूंढ ढूंढ के आपको हर पेपर में, न्यूज़पेपर में से निकालने होंगे और मैच करके देखने हैं। अगर आपको याद हो जाएगा GS का सिलेबस तो आप इजीली मैच कर पाएंगे। फिर एक और एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है कि इंक्रीज रेनफॉल अलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। यानी कि अगर रेनफॉल बढ़ भी जाए तो भी क्या है, ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो उठा नहीं पाएगी। जो अभी ओरिजिनल जो ग्राउंड वाटर था, लेवल था, उस तक नहीं पहुंचा पाएगी। अगर रेनफॉल का लेवल बढ़ भी गया, अगर ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो वो क्या कर पाएगी, सिर्फ 50% ही ग्राउंड वाटर लेवल को वापस रिप्लेनिश कर पाएगी। ऐसी एक रिपोर्ट आई है जो कि आज के द हिंदू पेपर में आई है। अब हमें क्या करना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ से आ रही है। फिर अगेन हम जाएंगे कहाँ पे, सिलेबस में। सिलेबस में हम देखेंगे तो कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, तो यहाँ से ये क्या है, डायरेक्ट एग्जांपल बन रहा है। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं मेंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इसमें डेटा बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। आप अगर ये आर्टिकल, मैं इसको एडिटोरियल में भी डिस्कस करूंगा, जो द हिंदू वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसमें मैं पूरा प्रॉपर डिस्कस करूंगा, बट कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो इसके अंदर आए थे। तो वो ये है कि जो अगर रेनफॉल इंक्रीज भी हो जाती है तो वो सिर्फ 50% ही क्या कर पाएगी, ग्राउंड वाटर को रिकवर कर पाएगी, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जब इस तरह के फैक्ट्स आपके आंसर में आने लगेंगे, तब आपका आंसर इम्प्रूव होगा, और इन्विजिलेटर को लगेगा कि हाँ, इन्होंने अपने पॉइंट को एक डेटा के साथ सब्सटेंशिएट किया है। और इस तरह की डेटा निकालना न्यूज़पेपर से, यही आपका जो है मेन आंसर राइटिंग का पार्ट है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, हम बहुत कुछ लिखते हैं, हम ये लिखते हैं वो लिखते हैं। सिर्फ लिखना ही आंसर राइटिंग स्किल नहीं है। ये इस तरह जो उससे पहले होमवर्क किया जाता है, वो भी क्या है, आंसर राइटिंग स्किल का एक पार्ट है। कि आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस से रिलेटेड क्या करते हो, आप एग्जाम्पल्स निकाल निकाल के लाते हो, ये भी एक मीन्स आंसर राइटिंग का पार्ट है। तो ये इस तरह की चीजें मैं और भी आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। जिस तरह के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू एवरीवन।